जी के सिद्धांत हैं, जो समाजवादियों के सिद्धांत हैं, उनको लागू करें और उनके विचारों आप लोगों तक लेकर के आए। जो लोहिया जी का नारा हुआ करता था कि सड़क सुनसान हो जाएगी तो ये सदन आवारा हो जाएगी, और वही स्थिति है कि आज विपक्ष में कोई ऐसा बैठा नहीं है जो विरोध कर सके, इसीलिए अंधाधुंध पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, अंधाधुंध निजीकरण होता चला जा रहा है। आज अगर हमारा कोई गरीब किसान या सक्षम व्यक्ति भी है तो वो शासकीय व्यवस्था में अच्छा इलाज नहीं करा सकता, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है कि उसको प्राइवेट के दरवाजे पे ही जाना पड़ेगा। सरकारी व्यवस्था में आप केवल मर सकते, जी नहीं सकते, और ये व्यवस्था हमारे उन्हीं लोगों ने दी है जिनको हमने वोट दिया है। तो हमारा आपसे वही निवेदन है कि जिसे आप वोट देते हैं उससे आप समय समय पे इस बात का विरोध करें, या जब दोबारा वो वोट मांगने आए कि पहले पुराना हिसाब किताब जो हमने पुराना वोट दिया था उसका हिसाब किताब दो। इस 5 साल में तुमने कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी है, इस 5 साल में कितनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दी है, उन लोगों को बीच में लाके खड़ा कर दीजिए जिन लोगों को जमीन बेच करके अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही है, जमीन बेच के अपने इलाज कराने पड़ रहे हैं। अगर घर में कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुका है तो उन लोगों के सामने करिए, क्या इनकी जमीन वापस कर सकते हो? वोट तो हमने तुम्हें इसी बात पे दिया था कि अच्छी शिक्षा दिलवाओगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दिलवाओगे, हमारी जो जरूरतें होंगी उसकी पूरा करोगे, हमारी जो तकलीफें होंगी उनकी पूरा करोगे। ये सब चीजें तो सार्वजनिक थी कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए थी। जैसा अभी नीरज भाई ने कहा, ये हमारी खनिज जो हमारी संपत्ति लूट रही है ये हम सबकी संपत्ति थी, इस पे जो रॉयल्टी जाती है वो हम सबकी संपत्ति है। अगर यहाँ खदानों का उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, तो अवैध उत्खनन कोई नहीं रोक रहा, और जो वैध उत्खनन हो रहा है उसकी रॉयल्टी का पैसा इसी क्षेत्र में क्यों नहीं खर्च हो रहा है? वो उससे क्यों शहरों का विकास हो रहा है, क्यों ग्राम का विकास नहीं हो रहा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज भिंड, मुरैना और ग्वालियर चंबल संभाग पूरे देश में जाना जाता है। पहले बागियों के लिए जाना था, वो बागी भी वही हुआ करते थे जो अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे, डकैत के नाम से उनको बदनाम करने का काम किया गया। लेकिन वास्तविकता यही थी कि वो अगर विरोध में खड़े हुए तो उसी व्यवस्था के, जिस व्यवस्था को ये सरकारी और नेताओं ने खराब कर दिया था। आज जरूरत है कि हमारे भिंड के वही साथी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए जब वोट देने जाए तो पुराने लोगों से बात करें और लगातार 5 साल इनकी आलोचना करें, ताकि उस 5 साल के बीच में भी विकास हो सके और आपकी जरूरतों की बातें हो सके, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। लेकिन आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी न्याय मिलेगा। हो सकता है आपके छोटे से ग्राम से भिंड का भी विकास हो सके, क्योंकि विरोध तो चाहे 1 वोट का हो चाहे 1000 वोट का हो। आपने भी देखा होगा 1 वोट से भी हारते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से चली गई थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी आवारा हो चुकी है जो 1 वोट की कीमत नहीं समझ रही है। हम सब लोगों को वो वोट की कीमत और वोट की ताकत को दिखाना है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जो ये बताती है कि विश्व के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता हमारे पास हैं, जो चाल चेहरा चरित्र की बातें करते हैं, उनका चाल चेहरा चरित्र दिख रहा है कि आज अगर हमारे क्षेत्र में चुनाव का जो आर्थिक बोझ हमारे ऊपर पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की देन है। ये 22 विधायक जो कल तक हमने कांग्रेस के नाम पे वोट दिए थे, आप साथियों ने वोट दिए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वोट मांग रहे हैं। तो क्या हम लोगों का कसूर था जो हमने उस समय कांग्रेस पे विश्वास किया था? क्या उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया था? ये विश्वास खोने का काम करते हैं, इसीलिए खोते हैं कि ये हमें मूर्ख समझने लगे, ये समझने लगे कि समाजवादियों ने हमेशा चीन से खतरा होने की बात कही है, लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं मानी। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, इन्होंने हमेशा दोस्ताना व्यवहार किया। मोदी जी तो 10 कदम आगे निकल गए। 18 मीटिंगें अगर इस देश के अंदर किसी ने चीन के साथ की हैं तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। हिसाब दे रहा होगा कि 18 मीटिंगों में चीन से हमें क्या मिला, कि हमारे 20 सैनिकों की शहादतों के लिए आपने 18 मीटिंगें करी थी। आप कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से हमको कहा करते हो कि कम्युनिस्ट विचारधारा है देश को लूट रही है, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन मीटिंग कर रहा था? आरएसएस और बीजेपी के लोग गए थे। तो भारत की जनता को आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जो मीटिंग करी है चीन के कम्युनिस्टों के साथ में, क्या लेकर के आए थे, क्या देने आए थे, वो हमें हिसाब किताब दे। क्या चीनी मोबाइल देने के लिए ये मीटिंगें हुई थी? क्या चीनी सामान हम लोगों के बीच में लाने के लिए मीटिंगें हुई थी? हमें गुमराह करते हैं। आज ये जो बीमारी चीन से आई है हवाई जहाज के माध्यम से, हमको गुमराह करते मुसलमान लेकर के आया है, हमको गुमराह करते दूसरे धर्म के नाम पे। अरे आज हमें समस्या ये हो गई है, मास्क क्यों लगाना पड़ रहा है, सैनिटाइजर से हाथ क्यों देना पड़ रहा है, घरों में ही हम कैद क्यों हो गए? अगर आपने हवाई जहाज के माध्यम से सही प्रबंधन किया होता, इस बीमारी को हवाई जहाज से रोक लिया होता, तो हम लोग आज देश में स्वतंत्रता की तरीके से घूम रहे होते। पेट्रोल के दाम जो आपने इस बीमारी के नाम पर लूट मचा दी है, जो हर एक आदमी के गले पे चाकू लगा करके आप लूट रहे हो, ये खुली डकैती जो आप कर रहे हो, इसका हिसाब किताब कौन देगा?
हमेशा गुमराह कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पे अगर टैक्स है तो मध्य प्रदेश में है। उसका हिसाब किताब कौन देगा? क्या बीमारी के नाम पे आप शराब बेचोगे? हमारे नई पीढ़ी को आप शराब के नशे में देना चाहते हो? हम अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मांग रहे हैं, तो आप शराब बेचने का काम करते हो, और शराब बेचने में भी हमारी महिलाओं को बैठालने का काम करते हो। आप नारी सम्मान की बात करते थे, भारत माता की बात करते थे, कहाँ गया आपका राष्ट्रवाद, कहाँ गया आपका नारी सम्मान, कहाँ महिला सम्मान गया? आज हमारी महिलाओं को मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर रेप किसी के अंदर हो रहा है, महिला अत्याचार में कहीं कोई बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी भूमिका में है। ये हम और आप नहीं कहते, ये सरकारों के ही आंकड़े कहते हैं। आज इस सरकार ने किसानों की मृत्यु के आंकड़े गायब कर दिए हैं, आंकड़े गिनती करना बंद कर दिए कि आज किसान की कितनी मृत्यु हो रही है। आज कोविड-19 से जो मजदूर मर रहा है उसकी गिनती होना बंद हो गई है। झूठे आंकड़ों से काम चल रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अरे हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, आप आंकड़े सही करो, अच्छी योजना बनाओ। आज चीन के साथ आप लड़ते हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार है, लेकिन नीतियां ऐसी बनाओ, दोगली नीतियों से हमें गुमराह मत करो कि एक रास्ते से तुम चीन का सामान आने देते हो और एक रास्ते से हमसे चीन का बहिष्कार करने की बातें करते हो। ये दोगली नीतियों से काम नहीं चलेगा। एक तरफ हमसे कहते हो कि हमारे राष्ट्रवाद की बात करते हो, हमें देश के लिए लड़ने की बात करते हो, और दूसरी तरफ से तुम पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा देते हो। हमारा किसान अपनी उपज को अगर बेचने जाएगा, जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएगा उसमें डीजल कौन सा डलता है? क्या उसमें कोई सब्सिडी मिलने वाली है उनको? गैस चूल्हों से भी शहरों से आपने सब्सिडी ले ली गांव किसानों के नाम से कि हम ग्रामीण क्षेत्र तक उज्ज्वला योजना के नाम से किसानों को देंगे। उन सिलेंडरों की दामों की कीमत तो बताओ, रिफिल कितने लोग कर पा रहे हैं? क्या सुविधा से उपलब्ध है आज वो गांव किसान में? हम किसानों के बीच में या हम बेरोजगारों के बीच में कितने लोगों को गैस एजेंसी दे दी? गैस एजेंसी देने का काम आपने उन्हीं पूंजीपति नेताओं को दिया है जो आपकी गुलामी करते हैं, और हम किसानों को, हम कमजोरों को बेचने का काम किया है। अगर आपको गैस एजेंसी देनी है उज्ज्वला योजना के नाम पे, दीजिए हम बेरोजगारों के बीच में, दीजिए सब्सिडी उनको। क्यों लाखों करोड़ों की आप पूंजी लगा करके गैस की एजेंसी देना चाहते हो, पेट्रोल पंप देना चाहते हो? क्या अपने आप में ये गारंटी नहीं है कि हमारा जो कमजोर गरीब कमजोर किसान है वो इस देश का नागरिक है? ये गारंटी काफी नहीं है उसके लिए जो आप लाखों करोड़ की गारंटी लेकर के पेट्रोल पंप और किसान को गैस एजेंसी देना चाहते हो? यार अन्य योजनाओं से जोड़ना चाहते हो। आज मुख्यमंत्री सहायता योजना चलती है,